फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। फ्रेंड्स, आपको दिखा दे रहा हूँ। पहले 12th के सीरीज में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं और क्या बचा हुआ है वो डिस्कस कर लेते हैं। और क्योंकि हम चाहते हैं जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर ले, फिर 11th में हम चले नेक्स्ट 1 वीक में, 1 वीक के बाद या 3-4 दिन के बाद। तो इसमें देखते हैं हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का 2-3 चैप्टर बचा हुआ है, इसको हम कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी। उसके बाद पॉलिटिक्स ऑफ इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का एक चैप्टर बचा हुआ है, इसको कंप्लीट कर लेंगे। सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंडियन सोसाइटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस सीरीज को हम कंप्लीट करने का ट्राई अभी से स्टार्ट करेंगे। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी का इसमें 4 चैप्टर हुआ है, मैं बताता हूँ कि और करेंगे ये। इसका पता है, जो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री का क्लास 12th में 3 बुक है। 3 बुक में पहला कंप्लीट है, थर्ड कंप्लीट है, सब सेम प्लेलिस्ट में जाएंगे। सेकंड बुक अभी चल रहा है, उसका 2 चैप्टर कंप्लीट है। 3 चैप्टर बस बचा है इसमें। एक विजयनगर पे चैप्टर है, विजयनगर पे, और 2 चैप्टर है मुग़ल एम्पायर पे। तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर, तो हमारा हिस्ट्री में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यही है, मतलब यही जो सीरीज़ है जो हम कंप्लीट करना चाहते हैं। इसके बाद इसके अलावे हम 2 और सीरीज स्टार्ट करना चाहेंगे, इकॉनमी और एक आएगा कॉमर्स। कॉमर्स एक और सर है, वो बताएंगे आपको, अकाउंटेंसी जो आता है। और उसके बाद हम अगर 11th पे चले तो 11th में क्या क्या हो रखा है और क्या क्या करने वाले हैं हम। देखिए 11th में अकाउंटेंसी चल रहा है, ये कंप्लीट है पूरा, ये भी कंप्लीट है। ये अभी नहीं स्टार्ट होगा, लेकिन ज्योग्राफी का दोनों बुक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट 1 वीक में, हम स्टार्ट कर देंगे। और उसके अलावे इकोनॉमिक्स तो आज से ही स्टार्ट होगी। इकोनॉमिक्स ध्यान देना, इकोनॉमिक्स आज से ही स्टार्ट होगी। तो आज से कौन कौन सीरीज स्टार्ट होगा? क्लास 12th का ज्योग्राफी और क्लास 11th का इकोनॉमिक्स। उसके बाद ये भी स्टार्ट होगी नेक्स्ट 1 वीक में, ये दोनों, क्योंकि अभी इन दोनों का नोट्स मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों हम स्टार्ट करेंगे। तो इन दोनों को मैं ट्राई करूँगा कि जितना चैप्टर है ना उतने दिन, जैसे इसमें 10 और 10 20 चैप्टर मान लो, तो इन दोनों में दोनों वीडियोस, दोनों बुक से एक एक चैप्टर डेली आएगा। तो 10 डेज में ही हम कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो यही है अभी तक का प्लान। यानी 11th में हम 3-4, 11th में कौन कौन स्टार्ट करने वाले हैं वो बता दूँ। पॉलिटिकल साइंस का दोनों बुक, उसका इकोनॉमिक्स, उसका ज्योग्राफी का दोनों बुक, और अकाउंटेंसी तो चल ही रहा है, और जो चल ही रहा है, ठीक है। और उसका 12th की जो बुक आने वाली है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि 12th और 11th को कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद 10th 9th पे चलेंगे, क्योंकि एक और सर है वो नीचे से आ ही रहे हैं, 6 7 करा के आ रहे हैं। तो हम पहले ऊपर से चल लेते हैं, ताकि हमारा जो मेन क्रक्स है ना, मेन पोर्सन है, वही कंप्लीट हो जाए। तो 10th 9 10th सब आप खुद से भी कर लोगे। अगर आप 8 9 10th के स्टूडेंट हो तो हम कराएंगे ही कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कि ज्योग्राफी, मैंने बताया था ना, क्लास 12th की ज्योग्राफी का जो पोर्शन बचा हुआ उसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या कर चुके हैं हम वो देख लेते हैं पहले। इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके बाद यहाँ पे बता चुका हूँ कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ का एक पार्ट हो चुका है। तो कुछ पॉइंट प्राइमरी एक्टिविटीज़ में बचा है। इसका मतलब 1-2 फार्मिंग के बारे में बचा है, और फिर माइनिंग के बारे में बचा है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी। तो चलिए शुरू कर देते हैं। अब आपको क्लियर हो गया ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या कब कौन क्या हुआ और क्या कब होने वाला है। और इसका डिटेल्ड आपको टाइम टेबल मैं 1-2 दिन में बना रहा हूँ, 1-2 दिन में अपलोड कर दूँगा, क्योंकि अब मैं रेगुलर रहना चाहता हूँ, रेगुलर जुड़ना चाहता हूँ आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्राइमरी एक्टिविटी का हमारा कंप्लीट हो चुका है बहुत कुछ। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ट्रक फार्मिंग। आप बुक से देख लेना, बुक में, और या देखो ये सब हम कर चुके थे। जैसे वीसी कल्चर, मेडिटेरियन कल्चर, डेयरी फार्मिंग, ये सब हम कर चुके थे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ट्रक फार्मिंग। नाम से ही पता चलता है कि भाई फार्मिंग, देखो फार्मिंग का मतलब सिर्फ, देखो फार्मिंग और एग्रीकल्चर में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग होता है। एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ आप खेती कर रहे हो, फार्मिंग का मतलब है आप खेती भी करते हो, उसमें एनिमल रियरिंग भी करते हो, और भी एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है ना, वो भी उस सब
फार्मिंग के में आ जाती है। तो हम बोल सकते हैं फार्मिंग थोड़ा ब्रॉड टॉपिक है और एग्रीकल्चर थोड़ा नैरो नैरो टॉपिक है। मतलब एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ बोलते हैं ना, फार्मिंग में वो सारी आ जाती है। तो सबसे पहले ट्रक फार्मिंग, नाम से पता चलता है कुछ ऐसा फार्मिंग करेंगे जिसमें हमें ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे होता है कि आप अगर वेजिटेबल की खेती करोगे, तो वेजिटेबल या फ्रूट्स की खेती करोगे तो क्या होता है, ये पेरिसेबल आइटम है। पेरिसेबल आइटम का मतलब जल्दी ख़राब हो जाता है। या तो उसको आपको कोल्ड स्टोरेज में जल्दी से डालना है या जल्दी से मार्केट में पहुँचाना है, क्योंकि अगर आप जहाँ पे खेती करते हो ज़रूरी नहीं हो वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज हो, तो जल्दी से जल्दी आपको कहाँ पहुँचाना है, मार्केट में पहुँचाना है। तो इसमें बताता है कि वेजिटेबल का आप कल्टीवेशन करो और उसको जल्दी से जल्दी मार्केट में पहुँचाओ। तो आपको नहीं लगता कि ये खेती वहाँ होती होगी जो ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि भाई इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ओवरनाइट में मतलब पेरिसेबल आइटम को जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। यानी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा अच्छा होना चाहिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रा हमारा अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड अच्छा होना चाहिए, गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। द डिस्टेंस बिटवीन फार्म्स का मतलब जहाँ पे आपने खेती किया है, एंड अर्बन मार्केट कैन बी कवर्ड थ्रू ओवरनाइट, मतलब ट्रक से, इसलिए इसका नाम ट्रक फार्मिंग। फार्मिंग करो, ट्रक से पहुँचा दो मार्केट में, यही तो काम है, प्रॉफिट कमाओ, हो गया आपका काम। नेक्स्ट है फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग की मतलब देखो, एक तो फैक्ट्री होती है फैक्ट्री में मशीन बनाना, लेकिन एक मान लो फैक्ट्री ऐसी होगी जहाँ पे आप मुर्गी पालन कर रहे हो, आप जहाँ पे गाय को पाल रहे हो, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा रहे हो, प्रॉफिटेबल आपका है। ऐसा नहीं कि आप बस कुछ जानवर को पाल रहे हो, नहीं। इसमें क्या होता है, लाइव स्टॉक को आप पाल रहे हो, जनरली उसमें पोल्ट्री आता है, कैटल आता है, जिससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा हो। यहाँ से आप मिल्क डायरेक्ट कमा सकते हो। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग होगा, क्योंकि आपको देखिए, आपको कैटल रखोगे तो आपका कैटल के लिए डॉक्टर रखोगे कि कोई भी बीमारी नहीं हो, वैक्सीनेशन अच्छे अच्छे, मतलब इसको प्रोडक्टिव मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, इसलिए इसके लिए इसको स्पेशल खाना देना होगा। तो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, बहुत मेंटेनेंस, सुपरविजन, साइंटिफिक ब्रीडिंग, क्योंकि ऐसे नहीं, देखो ब्रीडिंग करने के लिए आप अच्छे अच्छे ब्रीड के काऊ लाओ, क्योंकि आपका मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाना आपका मोटिव है। ये जब मोटिव यही यही है, तो आप क्या करोगे कि अच्छे ब्रीड लाओगे, अच्छे ब्रीड के काऊ लाओगे या अच्छे ब्रीड के वो फैलो लाओगे, तो ज़्यादा दूध देगा, और ज़्यादा दूध देगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव फार्मिंग, ध्यान देना, एक सेकेंड। देखो, दो फार्मिंग है, एक कोऑपरेटिव और एक है कलेक्टेड फार्मिंग। दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा डिफरेंस है। पहले कोऑपरेटिव का बता दो। कोऑपरेटिव का मतलब सिंपल होता है भाई, पता है कोऑपरेटिव का मतलब है कि आप सब मिलके, जैसे मान लो नॉर्मल है, कोऑपरेटिव का इजाद कब होता है, जैसे मान लो आप छोटे फार्मर हो, तो क्या आप अच्छा सीड्स खरीद सकते हो, अच्छा फर्टिलाइज़र खरीद सकते हो, और चलो खरीद भी लिया, तो क्या अपने सामान को उचित दाम पे बेच सकते हो? नहीं बेच सकते भाई, इतना आपके पास पैसे ही नहीं है कि मार्केटिंग करके यहाँ पे पहुँचाए वहाँ पे पहुँचाए, नहीं कर सकते। तो अब कुछ छोटे छोटे फार्मर मिलके कोऑपरेटिव बना लेते हैं। अब ये फार्मर क्या करेगा, कोऑपरेटिव क्या करेगा, एक ही साथ सीड्स खरीद लेगा, ध्यान देना, एक ही साथ सीड्स खरीद लेगा और सबको ये सस्ते सस्ते रेट पे बांटते हैं। भाई जिस रेट पे, मान लो ये कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में जो हेड वगैरह होंगे वो इसी फार्मर सब में होंगे, तो ऐसा तो ये 10 रुपये खरीद के इनको 20 में बेचेगा, नहीं भाई, उनका प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं ना। तो सब सस्ते सस्ते बेचेंगे, और इसका जब प्रोडक्शन हो जाएगा तो प्रोडक्शन में ही इनको बेच देंगे और इनको उचित मूल्य भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर इकट्ठा ये बेचे तो ये बार्गेनिंग पावर भी तो होने जाएगी। आप किसी अब बड़े से बड़े जैसे किसी बड़े आप फार्म को बेचने जाओ 10 किलो अनाज, तो थोड़ी लेगा वो, और वो आपकी बार्गेनिंग पावर है ही नहीं, वो बोलेगा यार चलो पीछे रहो, पीछे लाइन में लग जाओ। लेकिन आपके पास वही 50 क्विंटल हो सब मिला के, तो ऑब्वियसली खरीदने आएगा, आपके पास पावर है, आपके पास बार्गेनिंग पावर है, तो कोऑपरेटिव का पावर वैसे इंक्रीज हो जाता है, सब मिल के करते हैं। जैसे हमारे यहाँ एग्जाम्पल है मदर डेयरी या अमूल, जितने भी दूध हैं वो सारे कोऑपरेटिव के एग्जाम्पल हैं। तो इसमें क्या होता है, अंडर दिस फार्मिंग ग्रुप ऑफ फार्म, लेकिन ध्यान देना सबका अपना अपना फार्म अलग है, ऐसा नहीं कि सबने फार्म इकट्ठा किया है, ऐसा नहीं है भाई, सबने फार्म इकट्ठा नहीं किया। फार्मर
फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं बाय पूलिंग देयर रिसोर्स वॉलंटरी फॉर मोर एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल फार्मिंग। हाँ भाई, सबने अपना अपना रिसोर्स दिया और उसके बाद सबने अपने कुछ कुछ पैसे लगाए, फिर सब क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कोऑपरेटिव में हम सब इकट्ठा हो गया पैसा कोई और देगा, नहीं भाई, हमने सबने 10 10 10 10 50 50 रुपया दिया। पहले जो बताया गया था इतना इतना देना है, उसमें जो सीड्स आया, जो फर्टिलाइजर आया, उसने सब में बांट लिया, जिस हिसाब से जो रुपया दिया वो बांट लिया, हो गया। और उसका जब हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा तो जिस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन रहेगा उस हिसाब से हमें उसका दाम मिल जाएगा, यही हुआ। दिस इज सोसाइटी इन बाइंग एंड सेलिंग फार्म प्रोडक्ट, इंडिविजुअल फार्मर रिमेन इंटैक्ट, मतलब उनको फ़ायदा ही होता है। लेकिन ये ज़्यादा इंडिया में उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है, लेकिन डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, इन सब में बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। ये डेफिनेशन तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव फार्मिंग का मतलब है कि सोशल ऑनरशिप। भाई ज़मीन आपका नहीं है, मतलब ज़मीन क्या है? राजा का है। राजा मतलब स्टेट का है, हम बोल रहे हैं ज़मीन सरकार का है, आपको बस जाना है उस ज़मीन पे काम करना है। आप जाओगे, जैसे मान लो ये ज़मीन है, आप गए इस ज़मीन पे काम करने, जितना आपने इस ज़मीन पे मजदूरी की, इन द सेंस मजदूरी हम मान लेते हैं कि आपके पास कैटल है, कैटल को ले जाकर मजदूरी की, जो की ना, आपको उसी एवज में आपको पैसे मिल जाएंगे। करेक्ट, उसी एवज में आपको प्रोडक्शन मिल जाएगा। थोड़ा ज़मीन आप अपने रख सकते हैं रेगुलर यूज के लिए, कि मुझे थोड़ा थोड़ा ज़रूरत डेली पड़ता है, थोड़ा ज़मीन रख सकते हैं, लेकिन बाकी जो सब सारा आपका ज़मीन है वो सोशल ऑनरशिप पे रहेगा, यानी वो साला किसके अंदर रहेगा? स्टेट के अंदर रहेगा। और ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था सोवियत यूनियन में, इस पर्टिकुलर सिस्टम को बोलते थे केलखोज, इसलिए यहाँ इसको हम कलेक्टिव फार्मिंग को हम केलखोज फार्मिंग भी बोलते हैं कभी कभी। देख लेते हैं एक बार ये और रीड कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ गए ना कि सारा ज़मीन आपका नहीं, आपका छोटा सा टुकड़ा आपके पास रख दिया जाएगा, बाकी सारा ज़मीन स्टेट के अंदर रहेगा। लेकिन आपको लगना चाहिए ना कि भाई मैं खेती करता हूँ, मैं खेती करने जाता हूँ, तो आप जाओ स्टेट के ज़मीन के अंदर काम करो, जिस हिसाब से आपको आपको मतलब ये पर्टिकुलर ज़मीन है, माना जाएगा कि हाँ यहाँ पे आप खेती करते हो, आप प्रोडक्शन करो, यहाँ पे जितना प्रोडक्शन हो है तो स्टेट ओनरशिप का, जिस हिसाब से प्रोडक्शन ही होगा उस हिसाब को आपको मिलेगा। क्लियर है ना? और ऐसा देखो, मान लो कोई बंदा है सेम प्रोडक्शन किया, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अपना वो आदमी खुद काम करने जाता था, कोई बंदा था जो कैटल भी ले जाता था, अपना ट्रैक्टर भी ले जाता था, अपना मशीनरी भी ले जाता था, तो भाई ऑब्वियसली इसको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसने अपने इंस्ट्रूमेंट का भी यूज किया और फ़ायदा पहुँचाया सरकार को। तो यही होता है कि it is based on the social ownership of the means of production and collective labor. Here farmer pool their resource through they are allowed to keep a small part अपने पास रख सकते हैं। Produce is sold to state and prefixed, जो भी आप प्रोडक्शन किए छोटे हैं, भले ये स्टेट का ज़मीन है आपका नहीं है, जो प्रोडक्शन किया उसी हिसाब को आपको पेड किया जाएगा। सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ वो मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन रहता है माइनिंग नेक्स्ट टॉपिक है। माइनिंग में क्या होता है? आप ज़मीन से क्या करते हो? ज़मीन से मिनरल निकालते हो, रॉ मटेरियल निकालते हो, और फिर उसको प्यूरीफाई करके नया मेटल वगैरह बनाते हो, यही होता है ना। तो माइनिंग में से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? माइनिंग से हम कोल निकाल सकते हैं और कुछ भी निकाल सकते हैं। अब माइनिंग के तरीके अलग अलग होते हैं। माइनिंग का नॉर्मल मतलब होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्स फ्रॉम द अर्थ, लेकिन अब क्वेश्चन उठता है कि अर्थ के बहुत नीचे है, क्या आप अर्थ के 12 किलोमीटर नीचे है तो क्या पूरा खोदोगे? नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कि पूरा गड्ढा है, पूरा खटते जाए फिर यहाँ पहुँचे, ऐसे मतलब ये तो बेवकूफ़ी होगी। तो माइनिंग के भी तरीके हैं, लेकिन उससे पहले हम कहीं कहीं भी चल जाएंगे, माइनिंग करने लगेंगे। चलो अब किसी भी कहीं पे भी किसी के घर के अंदर जाके खोदने लगेंगे, कुछ मिल जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तो कुछ चीज़ें होती, कुछ फैक्टर होती है जो माइनिंग को अफेक्ट करती है। सबसे पहले होता है कि जैसे मान लो आपको सबसे पहले सर्वे से पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कुछ तो ज़रूर मिल रहा है, ऐसे थोड़ी कहीं भी जाकर खुदाई करने लगेंगे। तो दो फैक्टर काम करता है माइनिंग का, दो फैक्टर, एक है फिजिकल फैक्टर, एक है इकोनॉमिक फैक्टर। क्लियर? फिजिकल फैक्टर है रिलेटेड टू द साइज, ग्रेड एंड मोड ऑफ अकरेंस ऑफ द डिपॉजिट, मतलब कि उसका साइज क्या है, ग्रेड कैसा है, मतलब इतना ख़राब क्वालिटी, मान लो एग्जांपल है, इतना ख़राब क्वालिटी का मिनरल मिल रहा है कि उससे ज़्यादा पैसा तो आपको लग जाएगा निकालने में, तो आप जाओगे निकालने? कभी नहीं जाओगे आप। नेक्स्ट है इकोनॉमी फैक्टर, कि रिलेटेड टू डिमांड ऑफ मिनरल। हाँ भाई,
जा रहे हैं हम ऐसे चीज़ को निकालने जा रहे हैं जिसकी दुनिया में कोई कीमत ही नहीं है, उसकी डिमांड ही नहीं है, क्यों जाए निकालने? टेक्नोलॉजी ही नहीं है आपके पास। मान लो हमें निकालने जाना है, इतना अंदर है, लेकिन हम कैसे निकालें हमें पता ही नहीं चला। अभी माइनिंग इतना ज़्यादा क्यों होता है, पहले क्यों नहीं इतना होता था भाई? पहले टेक्नोलॉजी ही नहीं थी ना। कैपिटल टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली पैसा नहीं है कि इंफ्रा डेवलप करे और ऐसा मशीन बनाए जिसे अंदर का निकाल ले। लेबर और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये सब भी हम देखते हैं कि हम ऐसे जगह पे जा रहे हैं निकालने जहाँ पे लेबर इतना महंगा है, या ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से हमें मार्केट लाने में ही हमें इतना पैसा लग जाएगा। तो सब कुछ देखते हैं, फिजिकल फैक्टर भी और इकोनॉमिक फैक्टर भी। मेथड ऑफ माइनिंग क्या है? दो टाइप का होता है, बस ध्यान रखना है। एक माइनिंग होता है जब ज़मीन के बस पास में हो, इसको बोलते हैं हम सरफेस माइनिंग, या हम इसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग मतलब सब कुछ हटा दो पहले ऊपर का, फिर धीरे धीरे आराम से निकाल लो। सरफेस और अंडरग्राउंड माइनिंग, क्लियर? सरफेस माइनिंग और अंडरग्राउंड माइनिंग। तो द सरफेस, इसको हम ओपन कास्ट माइनिंग भी बोलते हैं, जो सरफेस के बिल्कुल पास में, भाई यहाँ पे आराम से निकाल लोगे, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मान लो ये यहीं यहाँ के अलावे यहाँ पे हो तो कैसे निकालो? यहाँ से कोई साफ्ट वगैरह डालोगे, फिर बहुत ही महंगा पड़ता है। देखो, इट इज़ माइनिंग इन विच मिनरल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वेरी डीप माइन यूजिंग वर्टिकल साफ्ट। साफ्ट कुछ ऐसा होता है, जैसे यहाँ से आप निकाल रहे हो, यहाँ से आप निकाल रहे हो, क्लियर? अब क्या है, डीप माइन वर्ड, इट रिक्वायर लिफ्ट, ऑब्वियसली ड्रिल्स करना है, पहले ड्रिल करना है, फिर लिफ्ट करना है ऊपर। वेरी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी चाहिए। द डेवलप इकोनॉमिक्स आर रिट्रीटिंग फ्रॉम माइनिंग ड्यू टू हाई लेबर कॉस्ट, while developing economy are becoming major exporter of mineral due to their large labor। हाँ भाई देखो, डेवलप्ड इकोनॉमी ने अपना माइनिंग करना छोड़ दिया, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी में माइनिंग महंगा पड़ जाता है, क्योंकि लेबर कॉस्ट वहाँ महंगा हो गया है। टेक्नोलॉजी भले ही वहाँ है, लेकिन लेबर कॉस्ट बहुत महंगा होने के कारण उतना माइनिंग वो नहीं करते हैं। लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमी जैसे झारखंड वगैरह में माइनिंग होता है बहुत ज़्यादा, तो क्योंकि वहाँ मिलता भी तो है, तो माइनिंग वहाँ पे मिलना और लेबर भी सस्ता होना, तो डेवलप्ड कंट्री वहाँ दौड़ती है कि वहाँ पे अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर ले और फिर वहाँ से माइनिंग एक्सपोर्ट कर दे, वहाँ से माइनिंग से जो मिनरल निकला उसको एक्सपोर्ट कर दे अपने देश में लेके चले जाए। तो ऐसे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी एक्टिविटी, और ये वीडियो आपको आ जाएगी, आपको बता देता हूँ, आज है 21, आपको 22 को आ जाएगी। और हम ट्राई करेंगे कि आपको 10 जुलाई को जो पेपर है तो 5 जुलाई तक कंप्लीट हो जाए, ट्राई करेंगे, देखते क्या होता है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बस इतना ही बोलूँगा मैं। और क्योंकि बहुत लोगों को ज़रूरत है, बहुत लोगों को बाद में मिलता है, तो हो सकता है उनके पास टाइम ना बचा हो, तो आप भेज दीजिए। और इसमें इसके बाद तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि बुक का एक एक चीज़ है, तो इसके बाद बुक को रीड करना थोड़ा समझ से परे है। मतलब आप रीड कर चुके हैं तो ठीक है, मतलब रीड तो करना ही चाहिए बुक, लेकिन लास्ट समय में टाइम नहीं है ना। तो चलिए, एग्ज़ाम के समय में पहले रीड किया तो सही है, और अगर एग्ज़ाम आपका लेट है, 1 साल बाद है या 10 महीने 8-10 महीने बाद है, तब तो आप करना ही करना है रीड। क्योंकि एग्ज़ाम जैसे बुक जो जितना अच्छा पर्सपेक्टिव देता है, जैसे जैसे बताता है, वैसे तो कोई नहीं बता सकता ना। ठीक है, थैंक यू।